नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल राजनीतिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं 143 विधानसभा क्षेत्र डोंबिवली में। हमारे पीछे देखेंगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी जो है कुछ समय पहले जो है यहाँ पर रविंद्र चौहान जी आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। उत्तर भारतीय समाज ने उनका सम्मान रखा था यहाँ पर, और उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ में ये भी कहा कि इस बार जो चुनाव है वो आप लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। हमारे पीछे तमाम दिख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, चुनाव करीब है, 2-3 दिन बचा हुआ है, क्या कहना चाहें, किस प्रकार से लड़ाई है आप लोगों की सर? डोंबिवली में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है जी। डोंबिवली जो विधानसभा है ये चौथी बार माननीय नामदार रविंद्र चौहान साहब लड़ रहे हैं जी। जो पिछले 22 साल से जी लगातार डोंबिवली के लिए काम कर रहे हैं जी। तो डोंबिवली में 3 बार वो आमदार विधायक रह चुके हैं और ये चौथी बार की लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है और इस बार पिछली बार से ज्यादा आएगा। लेकिन ये बताइए, जो है आप दावे करें लगातार चौथी बार, तो कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है जो चौथी बार घुमा देंगे, डायरेक्ट जीत जाएंगे? क्या है? माननीय नामदार रविंद्र चौहान जी ने डोंबिवली में काम किया है, उसके आधार पर वो चुन के आएंगे। ये डोंबिवली शहर को 3 विधि कॉलेज और लॉ कॉलेज देने का काम माननीय रविंद्र चौहान साहब ने किया। कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि अगर 3 बार से उन्होंने काम नहीं किया होता मंत्री जी ने, तो इतनी भारी मतों से जीतते नहीं। और देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे जी उनको कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाते थे। यहाँ विकास काम बहुत हुआ है और लगातार जो विरोधी हैं, विरोधियों ने कौन सा काम किया है? जो विरोधी खड़े हैं उनके परिवार ने इस देश इसके लिए डोंबिवली के लिए क्या किया है वो भी उठा के देख लीजिए। तो रविंद्र चौहान का काम कहने की जरूरत नहीं, काम दिखता है। इसके लिए वो यहाँ के मंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी का आप कार्यकर्ता है जो है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से लड़ाई है, क्या है, क्या देखने को? लड़ाई कुछ भी नहीं है। इस बार चौथी बार जीत के आ रहे हैं और भारी से भारी मतों में जीत के आ रहे हैं। और लड़ाई उनका कुछ नहीं की। अगली बार तो दादा ने प्रचार भी नहीं किया, एक बार भी खाली कार्यकर्ता ही घूम रहे, ज्यादा कुछ प्रचार नहीं। फिर भी भारी मतों से बीजेपी फिर से बन के आने वाले हैं दादा। रवि जी क्या कहेंगे, जो है आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल्याण ईस्ट 144 और 143, क्या कहेंगे, दोनों में क्या रहेगा? जहाँ भी है तीनों विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार चुन के आएंगे और जीत के आएंगे। लेकिन जो हमने कहा कि जो विरोधी पक्ष नेता है लगातार ये कह रहे हैं कि जो है इस बार हम 3 में से ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। कोई कुछ नहीं ले सकता है। डोंबिवली जो विधानसभा है ये आज भी और आगे भी भविष्य में भी, अगर पूरे आप हिंदुस्तान में देखोगे तो 2 ही विधानसभा है, जिसमें एक डोंबिवली विधानसभा है और एक मावल विधानसभा है, जिसमें संघ ने अपना अस्तित्व आज तक कायम रखा हुआ है। और डोंबिवली में अगर कोई कितनी भी मेहनत कर ले तो भी माननीय नामदार रविंद्र चौहान के किए हुए काम को कोई नहीं जुटा सकता है। उन्होंने डोंबिवली में विकास का भी काम किया है, साथ में उन्होंने सांस्कृतिक नगरी को जपने का भी काम किया है। लेकिन ये भी लगता रहता है लगातार यहाँ पर कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR वगैरह दर्ज हो जाते हैं, क्या कहेंगे? कि कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज हो जाते हैं तो ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है। इसके बारे में तथ्यता जो है वो सब पार्टी के वरिष्ठ लोग देखेंगे। इसमें हम जैसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर इसके बारे में आपको पूछना होगा तो आप माननीय रविंद्र चौहान साहब को भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं वो लगातार आप लोगों पर ही निर्भर रहते हैं ना, आप जैसे नेताओं पर निर्भर रहते हैं ना। किसी भी कार्यकर्ता पे FIR दर्ज नहीं होता है, मगर जो भी पार्टी लेवल पे काम है, हम पार्टी लेवल का काम कर रहे हैं। आप मुझे अगर 4 नाम बता सकते हो तो उसमें मैं क्लेरिफिकेशन दे सकता हूँ, मगर हम नाम भी बताएंगे आपको जो है और इसके बाद उनका काम भी बताएंगे। नागेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कल्याण जिला उत्तर भारतीय जिला अध्यक्ष है। नागेंद्र जी क्या कहेंगे? लगातार हमारा सवाल एक यही है कि जो यहाँ पर डोंबिवली हो या कल्याण हो, जब नेता जीत जाते हैं उनके पीछे जो कार्यकर्ता काम करने वाले रहते हैं उनको परेशानी होती, तकलीफ होती, FIR होता है। आप भी यहाँ के अभी हाल फिलहाल हुआ उसके बारे में आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, वही जो हाल फिलहाल हो रहा है या जो हुआ उसी के बारे में, जो हुआ है या जो हो रहा है। नाम लीजिए ना। अरे आप बताइए, जो फिलहाल जो अभी हुआ है उसी के बताइए। तो अभी किसका से गुनाह दाखिल हो जाता है वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के थ्रू होता है। अब राजनीति एक्चुअली इसलिए की जाती है, राजनीति करने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों की सेवा की जाए, लोगों की मदद की जाए, किस प्रकार से हम अपने परिवेश में बदलाव कर सकते हैं। राजनीति का मुख्य उद्देश्य ये होता है किस प्रकार से अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपने शहर को समृद्ध बनाना है, उसके कैसे सुरक्षित बनाना है, उसके ऊपर होता है। इस महत्वाकांक्षा के माध्यम से कई लोग ऐसे होते हैं, अभी राजनीतिक दलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों की अति महत्वाकांक्षा के तहत इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। और ये पहले भी चलता था, आगे भी चलेगा और ये चलता रहेगा। तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ हमारे रविंद्र दादा चौहान जी जो है वो हमारे साथ पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत से साथ खड़े हैं और उनकी तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो अभी तक उन्होंने निकाले नहीं है।
ऐसे बहुत से तीर हैं जो उन्होंने निकाले नहीं है। तो ऐसे तीर चलते रहते हैं और आगे और भी तीर निकलेंगे और आप ये देखेंगे। वो जो रविंद्र दादा के पास आप कह रहे हैं कि उनके पास तर्कस बहुत सारे तीर हैं, तो वो तीर कब इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या वो जनता को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, जनता की भलाई के लिए किया जाता है? भाई साहब, वो जनता की भलाई के लिए किया जाता है। जनता को प्रताड़ित करने के लिए अगर किया जाता तो 4 साल से वो कंटिन्यू चुन के नहीं आते ना मेरे भाई। जी जी। ठीक है, वो 4 साल से अगर कंटिन्यू चुन के आ रहे हैं तो मत के भरोसे चुन के आ रहे हैं, तलवार के भरोसे तो नहीं चुन के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब अब चुनाव जब होते हैं तो लगातार लोग धर्म के नाम पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई किसी कार्यकर्ता को प्रताड़ित करके पुलिस स्टेशन में फंसाने की बात कर रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि जो है युवाओं को रोजगार पे चुनाव लड़ा जाए? ये चुनाव ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये धर्म के नाम पे वोट नहीं माना जा रहा। धर्म की सुरक्षा के लिए, एकजुटता के लिए लोग कह रहे हैं कि आप एकजुट होइए, क्योंकि और भी जितने देश हैं, जितनी 56 कंट्रियां हैं, वहां पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से अन्य समुदाय, अन्य धर्म के लोग जहाँ पे बहुसंख्यक हो जाते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है बांग्लादेश का, जो आपने अभी बट नेचुरल आपने देखा है कि वहां पे कुछ लोग थोड़े समय के लिए बहुसंख्यक क्या हो गए, उन्होंने हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से पिछली मीटिंग में आप भी थे, आपको पूरी तरह से उसका संज्ञान है। तो हमें इस प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारा देश है और हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है तो उसको उसका मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। और अगर उसको बोल के लोगों को जागृत किया जा रहा है तो कहीं भी गलत नहीं है मेरे ख्याल से। 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जो है महायुति लड़ रही है, जो है कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, हम लोग बहुमत में आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी महायुति के संग सरकार बना रही है। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। सरकार बनाने मेहनत है वो तो लगभग सभी सीटों पर है, तो हम किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहेंगे कि वो कमजोर है। अभी 7-8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर 2 भी कम बोलता हूँ, 3 भी कम बोलता हूँ तो वो अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि हम बहुसंख्या में आएंगे, बहुमत में आएंगे। और अभी ये 23 तारीख को, 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा, फिर हम बैठेंगे एक बार वापस से, हमारा दौर शुरू हुआ। जी, ये बीजेपी के जो है जिलाध्यक्ष, कल्याण जिला अध्यक्ष है, ये लगातार सीट का आकलन नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम 144 के पार रहेंगे। अब कितने 144 के पार रहेंगे वो तो 23 तारीख को जो नतीजे विकास, अभी आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी जो है, महाविकास अघाड़ी अगर इस प्रकार की बात कर, आपने अभी देखा था जब ये योजना लागू हुई थी, जब हमारी राज्य सरकार ने इसको लागू किया था तो उस समय महाविकास अघाड़ी ने इसका विरोध किया था। वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट भी गए थे और इसको बंद करने के लिए आह्वान किया था। ठीक है, इसको इन्होंने लिटिगेशन में डालने का प्रयास किया। लेकिन आज आप देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो महालक्ष्मी योजना का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगाकर नीचे लिख रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम प्रति महीने 3,000 रुपए आपको देंगे। तो वो कहां से देंगे? इसका मतलब कि आप लोगों के जो सारी योजनाएं उनकी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मालूम है कि जनता की भलाई के लिए जो भी महायुति की सरकार कार्य कर रही है, उस सरकार की अगर हम कॉपी नहीं करेंगे, उसकी नकल नहीं करेंगे तो हम कहीं भी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते। इसके लिए उनकी पूरी कोशिश है कि हम उनकी लगन पे उनके कार्यों को अनुसरण करके उनके कार्यों का नाम लेके करें। इसके पहले भी देखेंगे तो आपने मुख्यमंत्री जी ने, संभाजी ने, उन लोगों ने बहुत जगह पे उन्होंने अपना लगाया हुआ था बैनर पोस्टर कि ये जो लाड़की बहन योजना का है, महा मुख्यमंत्री योजना का लाभ लीजिए। उसका लाभ उन्होंने जगह जगह पे लिया, पूना में लिया, सातारा में भी लिया, सांगली, यवतमाल, कराड़, चिंचवड़, पुणे, हर जगह पे इसका लाभ लिया, जिसको लेके बहुत सारा उन्माद भी मचा। तो ये लाभ ले रहे हैं, लेकिन क्या करना है, विरोध कर रहे हैं। अभी आपने एक बात पूछी, अभी आप देखेंगे, अब ये जो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ, इसमें 5 लोगों ने सिग्नेचर करके दिया है। वक्फ बोर्ड की जितने जमीनें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कोई आंख न उठाए। लेकिन मुंबई में वक्फ बोर्ड का ऑफिस का जो कार्यालय है, उसका रिबन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी काटते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने रिबन काटा है, उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें देने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने सिग्नेचर करके नहीं दिया है। ये जो महा विकास अघाड़ी की सरकार है, इसमें कुछ नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता हूं, अभी नाना पटोले ले लेता हूं, चलो नाना पटोले हो गए, आपके जितेंद्र आवाड़ हो गए, ऐसे इन लोगों ने सिग्नेचर करके दिया है बकायदा कि अगर हमारी सरकार आती है तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो हम कभी भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी लिटिगेशन नहीं आने देंगे। तो किसके आधार पे बोल रहे हैं? मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है ना। दूसरी चीज, 10% का आरक्षण मुस्लिमों को किस बात का देने के लिए आपने वहां पे संज्ञान लिया है? किस चीज का आप दे रहे हैं? तो आप कहीं न कहीं पे राजनीति मुस्लिमों को लेकर कर रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे चुनाव में जो है धर्म को लेकर के जो इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, बल्कि समुदाय को लेकर कर रहे हैं यार, और मुस्लिमों को लेकर कर रहे हैं। उनका एक अपना समुदाय है। आज हिंदू हृदय सम्राट के लड़के थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, आज कहीं से लगता है उनको जनाब कह के लोग बुलाते हैं।
जनाब उद्धव साहब ठाकरे, तो उन्होंने तो छोड़ दिया, पूरा हरा झंडा लेके चल रहे हैं वो। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जब हमारी पार्टी कांग्रेस से समझौता करेगी तो आई क्लोज माई शॉप। क्या कहेंगे? तो क्लोज किए, उसके लड़के ने 2-4 शॉप खोल ली अलग अलग, उन्होंने 2-4 शॉप खोल ली। और तुमसे भी सवाल करिए इस बात पे कि उन्होंने ये क्यों खोला। बार बार आप नाम लेते हैं कि मेरे बाप का नाम चोरी कर लिया, मेरे बाप का नाम। आपने अपने बाप का गुण लिया है क्या? आपके बाप के जो सिद्धांत है उसका कोई पालन किया है क्या? कोई अनुसरण किया है क्या? जितेंद्र अवार्ड साहब जो कलवा मुमरा के विधायक हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि अजीत पवार जो है पॉकेट मार हैं। क्या कहेंगे? अरे जितेंद्र अवार्ड मैं अभी बता देता हूँ, लतखोर आदमी है। उनके जितने वीडियोस हैं आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जितेंद्र अवार्ड की वैल्यू क्या है। उनके कितने भी आप वीडियो देखेंगे जहां उनका इंटरव्यू हो रहा है, किस प्रकार की बात करते करते हाथ जोड़ने लगते, भैया माफ कर दे, मेरी जान बचा लो। रवि जी क्या कहेंगे? जो है लगातार सनातन जब बात आती है, अगर जब धर्म पे चुनाव की बात आती है तो कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड लगातार राम के विरोध में जो है बयान देते रहते हैं। क्या कहेंगे? अब फिर जितेंद्र अवार्ड पे ज्यादा चले जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो गया करके। ठीक है, रहा सवाल जितेंद्र अवार्ड जी का, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं वहां रह रहे के वो उन लोगों जैसे हो गए हैं करके। भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक धोरण निकाला था, सबका साथ सबका विकास। आज भी भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पे है कि सबका साथ सबका विकास करना है करके। मगर अगर कुछ समुदाय या कुछ लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप धर्म की बात करें, तो हम लोग कट्टर हैं, हम लोग रहेंगे हिंदुत्व पे। हम लोग विकास की भी राजनीति जानते हैं, हम लोग हिंदुत्व की भी राजनीति जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस बात? जो सारे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो मुद्दे इस समय अपनाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो सोच विचार करके लागू किया गया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी एकदम खड़ी है और कार्यकर्ता को सब मालूम है। उस पर प्रचार कर रहे हैं, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उस पर रिजल्ट भी आएगा। और फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है, हिंदुत्व की सरकार चाहिए हमको। टीपू सुल्तान की वक्फ बोर्ड की सरकार नहीं चाहिए हमको, छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार चाहिए हमको, हिंदुत्व की सरकार चाहिए हमको। जय श्री राम का मंदिर बन गया है, हमको रामराज चाहिए और सबको रामराज चाहिए। जातिवादी को खत्म करना है, सबको एकता में लाना है, सबका साथ सबका विकास करना है। नागेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जो है एक आखिरी सवाल मेरा है जो है आपसे, आप कल्याण जिला उत्तर भारतीय अध्यक्ष हैं जो है, यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे उत्तर भारतीय 80% 90% की तादाद में हैं, लेकिन 3-4 सीटें ऐसी हैं। क्या किसी उत्तर भारतीय को नेतृत्व करने के लिए क्या विधानसभा में नहीं आना चाहिए था? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए और उसका मौका मिला भी है। हाँ, कहने का मतलब ये है किसको मिला हुआ है? 3-4 विधानसभा में किसको मिला है कल्याण? अभी वो संजय उपाध्याय जी को मिला है। वो तो मुंबई में है, हम कल्याण की बात करें। कल्याण में भी आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला है, आगे मिलेगा। हाँ, तो आगे और भी हम लोग सैनिक तैयार कर रहे हैं जो उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करेंगे। और आगे अब 4 साल 5 साल बाद देखेंगे कि कोई न कोई उत्तर भारतीय है जो उत्तर भारतीयों की समस्या को समझने के लिए प्रयासरत है, वो जरूर विधानसभा में जाके उनका नेतृत्व करेगा। अगर ऐसा संयोग मिलता है जो है, तो आप लोग कौन सा मुद्दा रहेगा कि जब जाएंगे मतदाताओं को, अगर संयोग बनता है किसी उत्तर भारतीय को अगर मिल भी गया सिंबल, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर उत्तर भारतीय समाज के लिए आप लोग जाओगे, उत्तर भारतीय भलाई के लिए नारे लगाएंगे? उत्तर भारतीय 1600 किलोमीटर से चल के आता है, यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे टैक्स पे करता है, बस वो सम्मान का भूखा है। उसको मान सम्मान मिले तो वो जी जान लगा के अपना 100% देता है यहाँ के राजनीतिक समीकरण में। बट उत्तर भारतीयों का जो भी कभी भी राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया गया है और उस प्रताड़ना के तहत कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। तो उत्तर भारतीय का जो गंतव्य मंतव्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनको वो सम्मान मिले, वो इज्जत मिले जिसके वो हकदार हैं और वो उनको मिलना चाहिए। ये कहेंगे हम अपने संगठन की तरफ से और बाकी डोंबिवली के वासियों से कहेंगे कि ऐसा नेता अपने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक छोटा सा कार्यक्रम भी करो और उनको फोन कर दो या कैसा भी करके वो पहुंचेंगे 5 मिनट के लिए, तो हम लोगों को क्या चाहिए? पैसे थोड़ी चाहिए, हमको मान सम्मान। किस प्रकार से आज कार्यक्रम रहा, क्या रहा, देखा क्या रही, किस प्रकार से? आज उत्तर भारतीय समाज सम्मेलन का आयोजन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया था और कवि सम्मेलन के मार्फत ये कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ। हमारे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी थे, जिनके लिए हमारा पूरा समाज समर्पित है और उन्हें विगत पिछले 3 विधानसभा से जिताते आया है और चौथी विधानसभा भी जिताने, बड़े भारी बहुमत से जिताने जा रहा है। हमारा पूरा समाज उनके पीछे धन और
कर्म तन धन और मन से लगा हुआ है और बहुत ही प्रचंड विजय की ओर हमारे माननीय नेता रविंद्र चौहान अग्रसर हैं। जब आप लोग अभी जा रहे हैं चुनाव प्रचार जब आप लोग जाते हैं तो जो मतदाता लोग हैं उनको किस प्रकार से, क्या उनको कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ समस्या आती है क्या? मतदाताओं के पास हम लोग जाते हैं, हमारी लाडली बहना, हमारे मोदी जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार जी के कामों को लेकर हम उन तक पहुंचते हैं और उनके समझाते हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो कि ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हैं, लोगों की शिकायतें रहती हैं, तो उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अब लगभग 90% डोंबिवली में सड़कों का साम्राज्य सीमेंटेड हो गया है और लोगों को बहुत ही राहत मिली है। धीरे धीरे ये भी प्रॉब्लम ट्रैफिक वाला भी सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है और पूर्ण रूप लेने में एक आध साल में पूरा हो जाएगा। तो सारी, मुझे लगता है सारी ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। मोदी जी लगातार रैलियों में कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, क्या कहेंगे? हम हिंदू देखे बाहुल्य हैं और कुछ सनातन विरोधी पार्टियां हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रही हैं, लगातार उनको जाति में बांटने का प्रयास कर रही हैं और एक धर्म विशेष से फतवे जारी करवा रही हैं। जब एक धर्म विशेष एकत्रित हो सकता है तो हमारा हिंदू समाज एकत्रित क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए माननीय हमारे मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी लगातार ये कर रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे। हम बांग्लादेश की स्थिति बहुत चिंताजनक है, जहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हमें बहुत ही निराशा होती है। इसीलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें उत्तर भारतीयों को भी जाति में न बटकर एक होकर माननीय रविंद्र चौहान के पीछे गंभीर रूप से खड़ा रहना है और उन्हें अपना एक वोट देना ही है और कम से कम हर उत्तर भारतीय संकल्प ले कि उन्हें 10 वोट दिलाना है। हम यही कहना चाहते हैं और हम अपने संगठित जो हमारे कांवड़ यात्रा वाले हैं सारे लोगों से बातचीत चल रही है जी और सारे लोगों से बात हुई है जी। हमें रविंद्र चौहान जी का सपोर्ट करने के लिए जी, क्योंकि वो हमें हमारे संगठन को सदा वो सपोर्ट करते रहते हैं जी। और उनको कभी भी बुलाया जाए तो कहीं ये नहीं होता है भाई चल ठीक है मुंबई के बाहर हैं तो नहीं आ सकते, लेकिन वो हमेशा आने की कोशिश करते हैं। यही हमारी उनको अच्छाई लगती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग उनके साथ द्वारा स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे यहाँ 143 विधानसभा के डोंबिवली के उम्मीदवार आदरणीय श्री रविंद्र चौहान जी आए। पूरा समाज का समर्थन उनके साथ है और अपना उत्तर भारतीय समाज नहीं, सारा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है और सब लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे मत से वो जीत के आते हैं। इस बार भी वो अच्छे से मत से जीत के आएंगे, क्योंकि उनका कार्य यहाँ पे डोंबिवली में बोलता है। इसमें दो राय नहीं, पूरा उत्तर भारतीय समाज नहीं, सारे समाज के लोग उनको मानते हैं और सारा समाज उनके साथ खड़ा है। पूरा डोंबिवली कर खड़ा है और उनकी जीत सुनिश्चित है और अच्छे मतों से वो विजयी होंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।